Hello, welcome to Ecologics. Ecologics? Yes, Logics of Economics. ये प्लेलिस्ट खास आपके लिए है अगर आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर यूनिट से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको दे सकूं जिसमें हम कुछ कंसेप्ट्स को इंक्लूड करें। तो आज का फर्स्ट वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम समझते हैं तो ध्यान रखें कि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी के किसी एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। जैसा कि अगर आप माइक्रो और मैक्रो की स्पेलिंग को देखेंगे तो MICRO माइक्रो, ये है I इंडिविजुअल, और अगर मैक्रो देखेंगे MACRO मैक्रो, A stands for aggregates. So बहुत सिंपल है डिफाइन करना that it is for individual and it is for aggregate. Aggregate यानी जब आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जो बात करता है बहुत सारे कंसेप्ट्स के मीनिंग के बारे में, और ये मीनिंग शुरू होता है मीनिंग ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स से, जो आपका सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझने के लिए हमें दो वर्ड्स को समझना जरूरी है। पहला है वांट्स और दूसरा रिसोर्सेस। तो वांट्स यानी हम क्या चाहते हैं। हमारी डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो वांट्स का नेचर हुआ कि वो हमेशा अनलिमिटेड ही रहेंगी। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो वांट हमेशा और हमेशा बनी रहेंगी जब तक हमारी लाइफ है। दूसरा, अगर आप रिसोर्सेस के बारे में बात करें, यानी जिनसे आप अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हैं, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब वो रिसोर्स मैन हो सकता है, मशीन हो सकता है, मनी हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, या फिर मेथड हो सकता है। अगर आप इन पांचों एम्स के बारे में भी बात करें तो ये भी लिमिटेड हैं। जी हाँ, अब प्रॉब्लम यही खड़ी होती है जब हम अनलिमिटेड वांट्स को लाते हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस को लाते हैं। तो अब क्या किया जाए। यहाँ पर हर एक पर्सन को करना पड़ती है चॉइस। यस, क्योंकि एक ही रिसोर्स को कई सारी जगहों पर यूज किया जा सकता है। क्योंकि एक ही रिसोर्स है तो वो स्केर्स भी है, और हर किसी के पास तो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसी में से हमें वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो हमें करना पड़ता है चॉइस, और यहीं से इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, जब इंडिविजुअल्स और सोसाइटी हर कोई चॉइस कर रहा होता है कि कैसे उन रिसोर्सेज से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अगर वो एक इंडिविजुअल है वो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अगर वो एक प्रोड्यूसर है वो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और अगर वो एक सोसाइटी है तो वो चाहती है मैक्सिमम वेलफेयर। और ये हमें देता है इकोनॉमिक्स का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, जो बात कर रहा है सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट और वेलफेयर की। इसी में अगर हम आगे समझें कि एक इकोनॉमी क्या होती है, तो इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है। जैसे अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी भी एक सिस्टम है, जहां पर गवर्नमेंट एज अ मशीनरी काम कर रही है। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अलग अलग बॉडीज हैं जो कि एक इकोनॉमी को हैंडल कर रही हैं। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम का काम क्या है। इस सिस्टम का काम है कि वो लोगों को लिविंग अर्न करने के लिए रिसोर्सेस प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर हम इकोनॉमी में रहते हैं तो हम ऑलवेज गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं अगर हमें कोई भी बेनिफिट्स चाहिए तो। अगर गवर्नमेंट है तो वो एक सिस्टम है जो लोगों की डिज़ायर्स को, वांट्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक लिविंग प्रोवाइड करती है, ताकि वो लोग काम करके और अपनी इनकम को अर्न कर सके और उस इनकम के सपोर्ट से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब इस इकोनॉमी में अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स हो सकती हैं, जो प्राइमरी सेक्टर की हो सकती हैं यानी एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड, जो सेकेंडरी सेक्टर की हो सकती हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग, और जो टर्शरी सेक्टर की हो सकती है यानी कि सर्विसेज से रिलेटेड। तो सभी प्रोडक्शन यूनिट्स कोशिश करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इनकम
अर्न कर सके। इसी इकोनॉमी के मीनिंग में अगर हम देखें तो रिसोर्सेज का पोजीशन या फिर ओनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं तो वो बन जाती है एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अगर वो रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के पास हैं या फिर मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से गवर्न होते हैं तो वो बन जाती है एक मार्केट इकोनॉमी। और अगर किसी इकोनॉमी में ये दोनों ही चीज़ें कंबाइंड होगी तो वो बन जाएगी एक मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट या फिर मिक्स्ड भी हो सकती है। तीसरे कंसेप्ट की बात करें तो वो है जो थॉट प्रोसेसेस से रिलेटेड है। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपका मूड दिन भर एक जैसा रहा हो? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। कभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है। और एक बात और, हर बार आप इस बात से खुश नहीं रहते कि जो हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए, टीचर ऐसा होना चाहिए, पेपर ऐसा होना चाहिए, कॉपी चेकिंग ऐसी होना चाहिए। तो यानी आपके पास में दो तरीके के थॉट प्रोसेसेस हैं। जो बात करता है पहला क्या है, व्हाट इज, हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है, और दूसरा व्हाट ऑट टू बी, जो होना चाहिए, जो एक्चुअली हम सोचते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी दो थॉट प्रोसेस होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नॉर्मेटिव। अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को जोड़ दूं तो वो बन जाएगा एक ऐसा इकोनॉमिक्स जो बात कर रहा है व्हाट इज, यानी क्या है। क्योंकि वो रिलेट करता है क्या है से, तो यहाँ पर बहुत सारे एविडेंसेस दिए जा सकते हैं उसको प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर वो बात कर रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में तो नॉर्मेटिव तो वो है जो बात कर रहा है व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए। तो उसके लिए कोई एविडेंस नहीं हो सकते, वो सिर्फ एक वैल्यू जजमेंट हो सकता है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। पॉवर्टी कम होना चाहिए, ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। वहीं इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं कि इंडिया सेकंड रैंक पर है पॉपुलेशन में, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम बाइफरकेट कर पाते हैं कि जो है वो पॉजिटिव है और जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव है। और अगर आखिरी में हम बात करें माइक्रो और मैक्रो के बारे में, तो माइक्रो एड्रेस करता है वो सारे प्रॉब्लम्स जो एक इंडिविजुअल को डील करना पड़ते हैं, वहीं मैक्रो एड्रेस करता है वो सारे प्रॉब्लम्स जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को एड्रेस करना पड़ते हैं। माइक्रो में हम इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे हो सकता है वो प्राइस हो किसी एक कमोडिटी की, हो सकता है वो पर कैपिटा इनकम हो यानी किसी एक पर्सन की इनकम, हो सकता है वो एक कंज्यूमर की डिमांड हो या फिर वो एक प्रोड्यूसर के द्वारा किया गया सप्लाई। इसी के ऑपोजिट अगर आप मैक्रो में बात करेंगे तो आप बात करेंगे जनरल प्राइस लेवल, यानी एक समय पर इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें हैं उनके प्राइसेस के बारे में। आप बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, आप बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, यानी टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई के बारे में, क्योंकि मैक्रो डील करता है एग्रीगेट्स से। तो ये था एक बहुत छोटा सा डिफरेंस माइक्रो और मैक्रो के बीच में। सो आई होप आपको ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूनिट कुछ क्लियर हुआ होगा और आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। सो अब आपको क्या करना है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर आप अपने डाउट्स शेयर करें और मैं कोशिश करूंगी कि मैं 24 आवर्स के अंदर उनका सॉल्यूशन आपको दे सकूं, तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लिक करेंगे इस लिंक पर और ऐड हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और आपको और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। ऑल द वेरी बेस्ट।